India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। तहलका मैगजीन के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को बड़ा झटका। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने दुष्कर्म मामले में किया दोषी करार, 10 साल की सजा सुनाई। तेजपाल देंगे फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। लखनऊ अग्निकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एलडीए उपाध्यक्ष को किया अवमानना नोटिस जारी। ध्वस्तीकरण आदेश वापस लेने पर अदालत ने उठाए सवाल। एसआईटी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश करने का दिया निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत देने से किया इंकार। जेल में 24 घंटे केयर टेकर रखने की मिली अनुमति। स्वास्थ्य बिगड़ने पर दोबारा जमानत याचिका दायर कर सकेंगे। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व सैनिक की जमानत याचिका की खारिज। कहा, पाकिस्तान को गोपनीय जानकारी भेजने का है आरोप। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, निचली अदालतों के फैसलों पर उससे संबंधित खबरें आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने पूर्व तहलका संपादक तरुण तेजपाल को साल 2013 की यौन उत्पीड़न मामले में बरी किए जाने के फैसले को पलटते हुए उन्हें दुष्कर्म का दोषी करार दिया है। न्यायमूर्ति नीला गोखले और न्यायमूर्ति अमित जमसांडेकर की खंडपीठ ने साल 2022 में गोवा सरकार द्वारा दायर अपील पर यह फैसला सुनाया। तेजपाल को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। तेजपाल ने कहा कि वह फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। आईपीसी की धारा 376 उपधारा 2F ऐसे व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म को अपराध मानती है जो महिला के प्रति विश्वास या अधिकार की स्थिति में हो, जैसे रिश्तेदार, अभिभावक या शिक्षक। धारा 354A उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न से संबंधित धारा 354A यौन उत्पीड़न से संबंधित है, जिसमें अवांछित शारीरिक संपर्क, यौन प्रस्ताव या यौन संबंध बनाने की मांग जैसे कृत्य शामिल हैं। धारा 354B किसी महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से उस पर हमला करने या आपराधिक बल प्रयोग करने को अपराध घोषित करती है। सुनवाई के दौरान गोवा सरकार की ओर से कहा गया कि ट्रायल कोर्ट का फैसला तथ्यों के विपरीत और पूर्वाग्रह से प्रभावित रहा। वहीं तरुण तेजपाल ने दलील दी कि उन्हें उपलब्ध रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, संदेशों और विशेषज्ञ साक्ष्यों से सावधानी पूर्वक निरीक्षण के आधार पर बरी किया गया था। यह मामला 2013 का है, जब तरुण तेजपाल पर गोवा के एक होटल की लिफ्ट में अपनी जूनियर महिला सहकर्मी के साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा। इसके बाद गोवा पुलिस ने उनके खिलाफ दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की। नवंबर 2013 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और जुलाई 2014 में उन्हें जमानत मिल गई थी। साल 2017 में उनके खिलाफ मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। मई 2021 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश क्षमा जोशी ने उन्हें बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मामले की जांच करने वाले जांच अधिकारी से कई चूक हुई। अभियोजन पक्ष सीसीटीवी फुटेज सहित कई महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा। इसके बाद गोवा सरकार ने इस बरी किए जाने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। गोवा सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाई कोर्ट में
दलील दी कि ट्रायल कोर्ट ने आरोपी के आचरण की बजाय शिकायतकर्ता के चरित्र और घटना के बाद के व्यवहार पर अनुचित रूप से ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने पीड़िता की जीवन शैली, अन्य लोगों के साथ उसके व्हाट्सएप चैट और तथाकथित सामान्य व्यवहार जैसी ऐसी सामग्री पर भरोसा किया जिसे कानून के तहत महत्व नहीं दिया जाना चाहिए था और इसी आधार पर सहमति का निष्कर्ष निकाला गया। मेहता ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट ने पीड़िता की गवाही को चुनिंदा तरीके से पढ़ा और माफ़ी मांगने वाले ईमेल जैसे महत्वपूर्ण साक्ष्यों की अनदेखी की। उनके अनुसार इससे बचाव पक्ष का यह दावा कमजोर पड़ता है कि यह कोई घटना हुई ही नहीं थी। तरुण तेजपाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोंडा ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट का बरी किए जाने का फैसला सही था क्योंकि शिकायतकर्ता का बयान लिफ्ट की तकनीकी संरचना और सीसीटीवी फुटेज जैसी वस्तुनिष्ठ साक्ष्यों से मेल नहीं खाता है। जब हम सुन लेंगे उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, 100% जाएंगे। हमको कोई डाउट नहीं है। हम 13 साल से एक पॉलिटिकल वेंडाटा के पीछे, तेलका के काम की वजह से पीछे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो हम लोगों ने इस ट्रायल कोर्ट में 7.5 साल पूरा केस लड़के हम लोग अक्विट हुए। अभी ये लोग फिर पीछे पड़ गए हैं। जो इनके साथ लोग हैं उनको तो ये सब अक्विट कर देते हैं। जिन्होंने इनके अगेंस्ट कभी भी पत्रकारिता की हो या कुछ भी कहा हो, ये उनके पीछे पड़े रहते हैं। आप लोग पत्रकार हैं, जाके देखिए पिछले 12 साल में कितना लोग को ये लोग गलत केस में फंसाया है। मेरे को भी इसी में फंसा रखा है। हमको फिर भी अक्विटल मिल गया उसके बावजूद। अब ये तो जर्नलिस्ट पे डिपेंड करता है ना कि वो जाके क्वेश्चन पूछे, सवाल पूछें। सुप्रीम कोर्ट ने जून में लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में हुई भीषण आग की घटना को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को अवमानना नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति अहसासुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेशों का पालन नहीं किया गया। अदालत पहले ही आवासीय भवनों के व्यावसायिक उपयोग की पहचान कर उसके विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दे चुकी थी। सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि जिस भवन में यह हादसा हुआ उसके खिलाफ 10 मई 2016 को ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया, लेकिन एलडीए ने 5 जुलाई 2016 को तकनीकी आधार पर अपना ही आदेश वापस ले लिया। इसके बाद के सालों में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। अदालत को यह भी बताया गया कि आवासीय भवन का लगातार व्यावसायिक और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए उपयोग होता रहा। इसी भवन में हालिया अग्निकांड हुआ जिसमें 15 छात्रों की जान चली गई। इन तथ्यों पर गंभीर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला नगर नियोजन नियमों के पालन और अधिकारियों की जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि मास्टर प्लान और भूमि उपयोग नियमों का खुलेआम उल्लंघन करने वालों के खिलाफ समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं की जाती है। पीठ ने एलडीए के उपाध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए अगले सुनवाई की तारीख पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया और उनसे पूछा कि क्यों ना कोर्ट के आदेशों की अवमानना के लिए उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हादसे की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल एसआईटी को निर्देश दिया कि वह अपनी रिपोर्ट अगली सुनवाई पर सीलबंद लिफाफे में अदालत के सामने प्रस्तुत करे। यह मामला भूमि उपयोग और भवन निर्माण संबंधी नियमों के कथित उल्लंघन से भी जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयंभू धर्मगुरु और दुष्कर्म के आरोपी आसाराम की स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। हालांकि अदालत ने उन्हें जेल में अपनी पसंद के प्रशिक्षित देखभालकर्ता की 24 घंटे सहायता लेने की अनुमति दे दी है। यह आदेश आसाराम उर्फ आसुमल बनाम राजस्थान राज्य के मामले में पारित किया। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने एम्स द्वारा प्रस्तुत मेडिकल रिपोर्ट पर विचार व्यक्त किया। रिपोर्ट में कहा गया था कि आसाराम को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हें 24 घंटे चिकित्सीय सहायता की जरूरत पड़ सकती है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि 31 जुलाई 2026 में एम्स के पत्र को ध्यान में रखा है।
सॉलिसिटर जनरल द्वारा यह आश्वासन दिए जाने पर कि रिपोर्ट की सिफारिशों को पूरी तरह पालन किया जाएगा। याचिकाकर्ता को अपनी पसंद के प्रशिक्षित केयर टेकर की 24 घंटे सहायता लेने की स्वतंत्रता दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में आसाराम की स्वास्थ्य स्थिति अगर बिगड़ती है तो दोबारा अंतरिम जमानत की मांग कर सकते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि फिलहाल आवेदन स्थगित किया जाता है और स्वास्थ्य खराब होने की स्थिति में याचिकाकर्ता को फिर से उल्लेख करने की स्वतंत्रता होगी। एम्स की यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के 21 जुलाई के उस आदेश के बाद प्रस्तुत की गई जिसमें एम्स निदेशक को विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम गठित कर आसाराम का विस्तृत चिकित्सीय परीक्षण कराने का निर्देश दिया गया था। यह जमानत याचिका राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली अपील का हिस्सा है जिसमें साल 2013 में जोधपुर में एक नाबालिग श्रद्धालु से दुष्कर्म करने के मामले में आसाराम की दोष सिद्धि को बरकरार रखा गया। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एम्स की मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार आदेश पारित किया और स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत देने से इनकार करते हुए जेल में 24 घंटे प्रशिक्षित केयर टेकर रखने की अनुमति दे दी। इस केस को फॉलो कर रहे थे इंडिया लीगल के रिसर्चर संजीव कुमार गुप्ता। संजीव कुमार गुप्ता जी, कोर्ट में आज क्या क्या हुआ? नमस्कार। आज सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण विकास देखने को मिला जहां सेल्फ स्टाइल गवर्नमेंट आसाराम बापू उर्फ की मेडिकल ग्राउंड्स पर सेंटेंस सस्पेंशन एप्लीकेशन पर सुनवाई हुई। ये मैटर जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस PV वर्कले के बेंच के सामने लिस्टेड था। पेटिशनर ने राजस्थान हाई कोर्ट के कन्विक्शन जजमेंट को चैलेंज करते हुए मेडिकल ग्राउंड्स पर सेंटेंस सस्पेंड करने की प्रार्थना की है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एम्स से मेडिकल रिपोर्ट मंगवाई थी। रिपोर्ट के अनुसार पेटिशनर को कोरोनरी आर्टरी डिसीज और थैलासेमिया जैसे गंभीर रोगों से ग्रस्त हैं। हालांकि एम्स ने कहा था हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ट्रेंड केयर गिवर की ज़रूरत है। हियरिंग के दौरान सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि पेटिशनर ने राजस्थान हाई कोर्ट से 20 दिन के पैरोल लेकर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग प्रोसीडिंग्स डिस्क्लोज नहीं की। कोर्ट ने इस कंडक्ट को नॉट करेक्ट बताया। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने सेंटेंस सस्पेंड नहीं किया, लेकिन पेटिशनर को 24 घंटे ट्रेंड केयर गिवर रखने की अनुमति दी और हेल्थ खराब होने पर दोबारा अप्रोच करने की लिबर्टी दी। धन्यवाद। संजू जी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना विवाद की सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा कि मौजूदा कानून के अनुसार विधायक दल पर राजनीतिक दल का नियंत्रण रहता है और राजनीतिक दल का वैध निर्णय विधायक दल के बहुमत की इच्छा पर भी प्रभावी होगा। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमल बागची, न्यायमूर्ति V मोहना की पीठ उद्धव ठाकरे गुट की उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है जिसमें महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष द्वारा एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य न ठहराने और चुनाव आयोग द्वारा शिंदे गुट को असली शिवसेना और धनुष-बाण चुनाव चिन्ह दिए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि सुभाष देसाई बनाम महाराष्ट्र सरकार मामले में संविधान पीठ पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि विधायक दल राजनीतिक दल से स्वतंत्र नहीं हो सकता और असली राजनीतिक दल तय करने में केवल विधायक दल का बहुमत निर्णायक नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग का विधायक दल के बहुमत पर आधारित दृष्टिकोण सही प्रतीत नहीं होता है। उद्धव ठाकरे गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि चुनाव आयोग को पार्टी संविधान की वैधता तय करने का अधिकार नहीं था। उन्होंने कहा कि 2019 में 31 विधायकों ने स्वेच्छा से पार्टी छोड़कर दल बदल किया, जो 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता का आधार है। सिब्बल ने आरोप लगाया कि यह पूरी प्रक्रिया पूर्व नियोजित थी और इसी कारण चुनी हुई सरकार गिर गई। उन्होंने यह भी कहा कि स्पीकर द्वारा अयोग्यता याचिकाओं पर समय पर निर्णय न लेने से दल बदल विरोधी कानून का उद्देश्य कमजोर हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर के कॉमर्शियल क्षेत्रों में संचालित हो रहे कोचिंग संस्थानों पर गंभीर चिंता जताते हुए इनके स्थानांतरण के लिए विशेष बहुमंजिला भवन बनाए जाने के बावजूद वे अब भी कॉमर्शियल इलाकों में चल रहे हैं।
न्यायमूर्ति असादुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर माधवन की पीठ ने स्पष्ट किया कि अगर इन भवनों का आवंटन किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को किया जाता है तो वह इस मामले में अदालत के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा और उससे कोई वैधानिक अधिकार उत्पन्न नहीं होगा। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि सरकार ने कोचिंग संस्थानों के पुनर्वास के लिए भवन तैयार किए हैं, लेकिन संबंधित प्राधिकरण उन्हें निर्धारित परिसरों में स्थानांतरित करने के बजाय उन भवनों में का आवंटन अन्य संस्थानों को कर रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर विकास प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वह 3 सप्ताह के भीतर इस समस्या के समाधान के लिए उठाए गए सुधारात्मक और ठोस कदमों का विस्तृत विवरण के साथ रिकॉर्ड प्रस्तुत करें। पीठ ने जयपुर मास्टर प्लान के कथित उल्लंघनों पर चिंता जताई। अदालत के समक्ष यह दलील दी गई कि निर्धारित उपयोग के लिए आरक्षित भूमि का अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और भूमि उपयोग संबंधी नियमों का प्रभावी पालन नहीं हो रहा है। कोर्ट ने कहा कि जेडीए की रिपोर्ट मिलने के बाद मामले की आगे सुनवाई की जाएगी। यह मामला विशेष अनुमति याचिका में दायर एक विविध आवेदन से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया कि संबंधित प्राधिकरण अवैध निर्माण, भूमि उपयोग नियमों और स्वीकृत मास्टर प्लान के उल्लंघनों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रहे हैं। 25 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का दायरा पूरे देश तक बढ़ाते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर के परिवार में फैमिली ट्रस्ट और उनकी संपत्तियों को लेकर चल रहे विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान की उम्मीद जताई। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि पूर्व प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की निगरानी में चल रहे मध्यस्थता संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ रही है और सभी पक्ष पूरा सहयोग कर रहे हैं। अदालत ने 5 अगस्त की प्रारंभिक मध्यस्थता रिपोर्ट पर विचार करते हुए बताया कि अब तक 6 दौर की बैठकें हो चुकी हैं, जिसमें ट्रस्ट की संरचना, संपत्तियों, दावों और अधिकारों पर विस्तृत चर्चा हुई है। मध्यस्थ ने एक वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कर विशेषज्ञ की भी सहायता ली है। कोर्ट ने मध्यस्थता की अवधि 2 नवंबर तक बढ़ाने की उम्मीद जताई और कहा कि सभी विवाद आपसी सहमति से सुलझ जाएंगे। साथ ही परिवार को खुले दिमाग और खुले दिल से बातचीत जारी रखने की सलाह दी। विवाद रानी कपूर द्वारा दायर मुकदमे से जुड़ा है। उनका आरोप है कि 2017 में स्ट्रोक आने के बाद उनके दिवंगत पुत्र संजय कपूर और बहू प्रिया कपूर ने उनका शारीरिक स्थिति का फायदा उठाकर उनकी जानकारी और स्वतंत्रता सहमति के बिना संपत्तियां फैमिली ट्रस्ट में स्थानांतरित करा दी और कई दस्तावेजों और खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाए। रानी कपूर का यह भी दावा है कि संजय कपूर के निधन के बाद प्रिया कपूर ने सोना समूह की कंपनियों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और अधिकांश पारिवारिक संपत्ति अपने तथा बच्चों के पक्ष में करा दी। इसी बीच संजय कपूर और करिश्मा कपूर के 2 बच्चों ने दिल्ली हाई कोर्ट में प्रिया कपूर पर वसीयत में जालसाजी का आरोप लगाते हुए संपत्तियों को तीसरे पक्ष का अधिकार बनाने पर रोकने की मांग की, जिस पर हाई कोर्ट ने अंतरिम निषेधाज्ञा भी जारी कर दी। केरल हाई कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में साल 2025-26 के मंडला मकर विलुक्कू उत्सव के दौरान मिल्मा द्वारा घी की खरीद और आपूर्ति में कथित अनियमितताओं और संभावित वित्तीय गड़बड़ी की जांच के लिए सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से स्वतंत्र जांच कराने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति राजा विजय राघवन वी और न्यायमूर्ति के.वी. जयकुमार की खंडपीठ ने वीएसीबी के निदेशक को आईपीएस अधिकारी एमएस सोजन के नेतृत्व में विशेष जांच दल गठित करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि सोजन पहले से ही सबरीमाला में अडिया सिस्टम घी की बिक्री से प्राप्त धन की कथित गबन की जांच का नेतृत्व कर रहे हैं, इसीलिए वे इस मामले के लिए भी उपयुक्त अधिकारी हैं। अदालत ने वीएसीबी की कई पुलिस अधिकारियों को भी जांच दल में शामिल करने का निर्देश देते हुए जांच पूरी गंभीरता, निष्पक्षता और तत्परता से करने का निर्देश दिया। यह आदेश सबरीमाला के विशेष आयुक्त की रिपोर्ट के आधार पर स्वतः संज्ञान में लेकर
दर्ज मामले में पारित किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि उत्सव के दौरान मिलावटी घी की आपूर्ति और मिल्मा द्वारा भेजे गए घी की पूरी मात्रा मंदिर तक पहुंचाने पर संदेह है। रिपोर्ट के अनुसार त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड की निविदा में मिल्मा सबसे कम बोलीदाता नहीं था। सफल बोलीदाता ने 369 करोड़ रुपए प्रति लीटर का भाव दिया था, जबकि माफ करिए, सफल बोलीदाता ने 369 रुपए का प्रति लीटर भाव दिया, जबकि मिल्मा ने 510 रुपए प्रति लीटर की दर बताई। इसके बावजूद मिल्मा ने घी की गुणवत्ता बेहतर होने का हवाला देकर उसी से खरीद को मंजूरी दी। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रारंभिक सामग्री से बोर्ड के कुछ सदस्यों और अधिकारियों की मिलीभगत, सार्वजनिक धन के दुरुपयोग, घटिया घी की आपूर्ति और बिना वास्तविक आपूर्ति के भुगतान किए जाने की आशंका सामने आती है। अदालत ने VACB को 1 माह के भीतर जांच की प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि जांच दल केवल हाई कोर्ट के प्रति जवाबदेह रहेगा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को भारतीय सेना की गोपनीय जानकारी देने के आरोपी पूर्व सैनिक हरपाल सिंह उर्फ हरबहल सिंह की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति मनीषा बत्रा ने कहा कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप बेहद गंभीर किस्म के हैं और इस स्तर पर उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। अदालत ने कहा कि जांच के दौरान सामने आए आरोपों के अनुसार हरपाल सिंह ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों से संपर्क स्थापित किया। भारतीय सेना ने अपने पूर्व अनुभव का लाभ उठाकर उसने सेना की गतिविधियों, युद्ध संबंधी तैयारियों और सैन्य तैनाती से जुड़ी गोपनीय जानकारी एकत्र कर पाकिस्तान भेजी। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी पर इन गतिविधियों के बदले आर्थिक लाभ लेने का भी आरोप है। गिरफ्तारी के समय हरपाल सिंह बीकानेर वायुसेना स्टेशन पर डिफेंस सर्विस कॉर्प्स में तैनात रहा। उसे 7 फरवरी को अमृतसर की स्पेशल ऑपरेशन सेल ने आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता BNS की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया। पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि वह सेना की गतिविधियों और अन्य संवेदनशील जानकारियां जुटाकर पाकिस्तान को भेज रहा है। बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि हरपाल को झूठा फंसाया गया है। हालांकि हाईकोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि आरोपों की गंभीरता, जांच में एकत्रित सामग्री और व्यापक जनहित को देखते हुए इस चरण में नियमित जमानत देना उचित नहीं होगा, इसीलिए जमानत याचिका खारिज की जाती है। कोर्ट्स राउंड अप की इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.